नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको 34,000 से 540 कोटि के शिक्षकों की जो कथा बार बार सुनते हैं, क्या हो रहा है, क्या हुआ था, क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या आगे होगा, ये कहानी मैं आपको आपके पोर्टल के जुबानी सुनाने जा रहा हूं। आइए मैं देखते हैं कि आपका नियुक्ति जब हुआ 2012 से 13 में आपका पेंशन सरकार के गलत नीति के चलते अन्याय आपके साथ हुआ और 13 से आपने पेंशन की लड़ाई लड़ने की कोशिश किया और 13 में जब आपने केस किया हाईकोर्ट में, उसके परिणाम क्या हुआ ये मैं आपको बता रहा हूं। पूरे शुरू से लेकर अंत तक अभी कहां तक आप पहुंचे हैं और आगे क्या आपको उम्मीद है, ये मैं आपको मुखारबिस बता रहा हूं पोर्टल से। आइए, मैं आप डिस्प्ले बोर्ड पर देखिए, लिख रहा अशफाक अहमद अन्य मुकदमे की अब तक अन्य में, अर्थात लीड जो था, यहां बहुत लोग गए, हाई कोर्ट में भी गए, माननीय हमारे इनके ओझा जी ने फाइट किया, उनके साथ बहुत से पिटिशनर मिलकर हाई कोर्ट में फाइट किए, जिनके पीछे 100, 50, 40 लोग थे पिटिशनर में। ओझा जी के साथ भी सैकड़ों लोग थे और जब हाई कोर्ट में मुकदमा चलने लगा, लड़ते लोग, और वहां अंतिम बात पर जब डिसीजन की दौड़ आई तो उसी तरह से कुछ लोग जो बच गए, कुछ लोग वहां से जब हाई कोर्ट रिजेक्ट कर दिया, केस को, मुकदमा को रिजेक्ट कर दिया, तो उसमें जितने लोग इंटरवेनर थे बहुतों लोगों ने दम मारकर हार मारकर पीछे लौट गए, जिनको सरकार ने अपना जो रिस्पोंडेंट्स बना दिया। और उनमें से जो वीर थे आगे बढ़ गए, वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, जिनमें से इनके ओझा थे, जुगल किशोर जी थे, अशफाक अहमद थे, ईस मोहम्मद थे, अन्य भी लोग हैं जिनके पीछे पिटिशनर इंटरवेनर के रूप में 10-20, जहां 200 थे तो 20 आदमी गए। अशफाक अहमद भी थे उनमें से, जिनके साथ 84 आदमी थे, जिसमें से मात्र 10 आदमी 9 आदमी गए हाईकोर्ट में। उसी तरह जुगल किशोर जी थे, इनके साथ भी लोग गए। ये सब कहानी जो शुरुआत हुई कब से, देखिए मुकदमे की शुरुआत कहां हुई, पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट से मुकदमे का शुरुआत मामला बिहार शिक्षकों कर्मचारियों की सेवा वरीयता, ये आपका पोर्टल कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय का पोर्टल, जहां से कार्रवाई आपकी शुरू हुई है पटना से रिजेक्ट होने के बाद। पटना हाई कोर्ट ने इस विषय पर जुड़े मामले में 5 अप्रैल, देखिएगा, 5 अप्रैल 2018 को निर्णय दिया था। अशफाक अहमद अन्य का मामला पटना हाई कोर्ट में CWJC नंबर 7824/2016 था। गौर करेंगे, हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ बाद में सिविल रिव्यू 450/2018 दाखिल की गई। इस रिव्यू पिटीशन के पर पटना हाई कोर्ट ने 5 अक्टूबर 2023 को आदेश पारित किया। गौर से देखें, 5 अक्टूबर 2023 को आदेश पारित किया, इसमें सभी लोग थे, सारे पिटीशनर थे, वहां पर इंटरवेनर थे। और अशफाक अहमद अन्य हाई कोर्ट से अपेक्षित राहत नहीं मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला ले जाया गया। सभी लोग सुप्रीम कोर्ट में मामला ले गए। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य मामला पहले नंद किशोर ओझा के द्वारा, यद्यपि अशफाक अहमद भी इस मोहम्मद जी ने दाखिल किया पूर्व में, लेकिन यह लीड मैटर जो है नंद किशोर ओझा को दिया गया और लीड मैटर के रूप में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा को दाखिल किया। और क्या हुआ, नंद किशोर ओझा बनाम अदर्स स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स के नाम से दाखिल हुआ, जिसका विवरण था डायरी नंबर 43-818/2023। यही लीड मैटर था जो इनके ओझा के द्वारा दाखिल था। इनके साथ जुड़े लोग थे और सभी लोग जुड़े थे। दाखिल करने की तारीख क्या थी, 19 अक्टूबर 2023। 19 अक्टूबर 2023 जो था, यह आपका दाखिल हुआ मुकदमा और सुप्रीम कोर्ट में चलने लगी। देखिए, दाखिल करने वाले AOR श्री राकेश उत्तम चंद उपाध्याय, जो इनके ओझा को वकील थे, राकेश उत्तम उपाध्याय, इन्होंने दाखिल किया इस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में। और यह मामला पटना हाई कोर्ट के निम्न आदेश के खिलाफ था। अब यह जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी दाखिल करने मुकदमा का दिखा देता है SLP क्या है, कहां से आया है, वह हमारे लिए एक्सेप्टेशन है, एक्सेप्टेड है कि नहीं है। एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो वहीं से रिजेक्ट कर देता है। तो मामला क्या था, देखिए आपके हाई कोर्ट में जिसमें गए आप लोग, ये मामला देखिए CWJC नंबर 25-362/2013 में 5/4/2018 का निर्णय, यानी पहला जो निर्णय 5/4/2013 को, 23 को जो निर्णय, 18 को जो निर्णय था, वो
और सिविल रिव्यू जो हुआ वहीं पर 309/2018 में 5/10/2023 का आदेश। दो चीजें, तो दो चीजें आप देख लीजिए। 5/4/18 का निर्णय था जिसके खिलाफ सिविल अपील की गई है। सिविल रिव्यू में 5/10/2023 को आदेश आपको मिला यहां से पटना हाईकोर्ट से। उसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। देखिए आईएन नंबर मुकदमा दाखिल करने, आईएन नंबर 23/1687/2023, ये मुकदमा दाखिल करने में हुई देरी के माफी के लिए, चूंकि दाखिल समय पर नहीं हुआ था इसलिए अपील किया गया था, हुजूर गलती हो गई है, मुझसे देरी हुई, विलंब के कारण देकर, और सुप्रीम कोर्ट से आदेश मांगा गया माफी का। माफीनामा उनका एक्सेप्ट हो गया। दूसरा आईएन नंबर दिया गया 23/1684/2023 में हाई कोर्ट के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी दाखिल करने के लिए। जब उन्होंने माफीनामा ले लिया तब कॉपी की मांग के सर्टिफाइड कॉपी लाइए जो आपके द्वारा सुनवाई हुई है, तो सर्टिफाइड कॉपी दे दिया प्रमाण। और प्रमाण दाखिल करने के बाद प्रमाण जब दाखिल हो गया, छूट मिल गई इनको कि आप दाखिल कर सकते हैं, तो मुकदमा हमारा। अब क्या हुआ देखिए, यहां नंद किशोर ओझा मामला पहली बार 10 नवंबर 2023 को लगा। ये दोनों कॉपी लेकर के सब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया गया और तब ये मुकदमा 10 नवंबर 2023 को कोर्ट के सामने आया। उसी दिन याचिकाकर्ताओं की ओर से मुख्य रूप से निम्न नाम दर्ज किए: बसवा प्रभु पाटिल वरिष्ठ अधिवक्ता। नेक्स्ट आपको हम बता रहे हैं, दूसरा राकेश उत्तम चंद उपाध्याय, अरे सुश्री आरती मिश्रा और हर्ष सोम, ये 4 अधिवक्ता जिन्होंने आपका शिल्पी वहां पर एक्सेप्ट किया, सुप्रीम कोर्ट में केस को दाखिल किया। अब देखिए वरिष्ठ अधिवक्ता दूसरे मामले में व्यस्त होने के कारण समय मांगा गया, अदालत ने मामला 3 सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया। दाखिल हो गया और तारीख करीब न मांग करके बल्कि अपने से मांग की गई और डॉक्यूमेंट्स हमको पूरा करना है और बीच में जो कमी बेची हम पूरा कर लेंगे, या जो भी हो 3 माह का लंबा समय ले लिया गया। दाखिल हो गया तो तारीख मिली, बहस होती, बात होती, 3 माह का समय अपने तरफ से वकीलों द्वारा मांगा गया। स्पष्ट लिखा हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट का पोर्टल है जहां से लिया गया चीजें। ये जो चीज मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर सब किया गया चीज जो कार्रवाई है उसका विवरण मैंने निकाला है A to Z, और आपको वही बता रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट पर कार्रवाई की गई आज तक आपके मुकदमे में। गौर करिएगा। अब आप देख लीजिए यहां 4 पॉइंट चौथा क्या का 4 दिसंबर 2023 को नोटिस जारी हुआ। किनको? जो लोग इसमें ऑलरेडी थे और नहीं कोर्ट में आ रहे थे उनको नोटिस जारी किया कि आपका स्ट्रॉन्ग मजबूत स्थिति है तो आप जल्दी आइए, सभी लोग अपना जवाब दीजिए। जवाब के लिए रिव्यू किया गया तो मुख्य स्पेशल लीव पिटीशन में नोटिस जारी किया गया। स्पेशल लीव वह चीज होता है जिसको कोर्ट स्वीकार कर लेती है तो आपका मुकदमा जो रेगुलर मोड में आ जाता है, सुनवाई के लिए रेडी हो जाता है। तो देरी माफी करने की अर्जी पर भी नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी हो गई और इसका अर्थ यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनने योग्य मानते हुए बिहार सरकार और दूसरे पक्षों को जवाब मांगा। यह पहला चीज है। स्पेशल लीव पिटीशन मंजूर का मतलब हो गया कि आप अब जल्दी आइए और अपना जवाब दीजिए, कार्रवाई शुरू हो गई है, आप पहुंचे, सबको नोटिस दिया गया और जल्दी दोनों पक्ष को। अगला का पॉइंट 5वां देखिए क्या है, इससे जुड़ा एक और मामला भी साथ में आया। कौन सा मामला था भाई? देखिए अन्य मामला डायरी नंबर 32,100 2023 भी इसी विवाद से जुड़ा हुआ था। 22 जनवरी 2024 को रजिस्टर्ड ने इस मामले में स्पेयर कॉपी देर से दाखिल करने की देरी की माफी की और उसी उत्तरदाताओं के लिए नोटिस करने का निर्देश दिया। यद्यपि ये पहले दाखिल हो चुका था लेकिन इसमें जो मांग की गई पेपर वह समय पर नहीं दाखिल हुआ, इसलिए लीड मैटर ही नहीं बना, जिसके चलते इनके ओझा को लीड मैटर उनकी कॉपियां पहले दाखिल हुई लेकर, तो जिस कारण हालांकि सबसे सीनियर रहने पर मेन रखने के बावजूद भी लीड मैटर उनके ओझा को बनाया गया। ये था इस मामले में अर्जी क्या थी इनका, देखिए जो इस मामले का था आईए नंबर 25/66/10/2023 में फाइलिंग में देरी का माफी इन्होंने लगाया और डिफेक्ट दूर करने के लिए दोबारा समय मांगा और फिर सर्टिफाइड कॉपी में भी छूट के लिए कॉपी हम सर्टिफाइड दे रहे हैं और आप हमें समय दीजिए रूप में। ये अशफाक अहमद हाई कोर्ट से मुकदमा रिजेक्ट होने के बाद, जबकि नौकरी के तौर पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों ने सरकार को पिछाड़ दिया, दोनों जगह सरकार हार गई, हार कर विवश होकर के सबकी नौकरियां दी। ये विजेता है। विजय वीर के साथ न्याय क्या हुआ कि सब बहालियां हुई, नियुक्ति हुई, लेकिन इनको पेंशन नहीं दिया गया।
जो कि कहीं भी ऐसा नियम नहीं था। आदेश है सबको सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए पेंशन देना, सरकार ने उस पर ध्यान नहीं देकर दूसरी व्याप्ति किया। उसी में इन्होंने मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर दाखिल किया, जिसमें 4 पिटिशनर रहे, सैकड़ों लोग इंटरवेनर हैं, हजारों लोग उसके साथ है, और सबकी आशा तकी हुई इसी मुकदमा पर। आज मैं बताता हूँ दूसरी कहानी। 5 पॉइंट तक आप जा चुके थे कि किस तरह यहाँ से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दाखिल हुआ, और आप किस तरह किस मोड़ पर है यह अशफाक अहमद अपनी अलग एसएलपी कैसे दाखिल कर दिए। ये पिटिशनर है। कारण क्या था कि मुख्य जो लीड मैटर जो था नंद किशोर ओझा का, उसमें रिस्पोंडेंट 57 नंबर पर थे अशफाक अहमद, रिस्पोंडेंट थे, इनको दिखलाया गया ऐसा, लेकिन उन्होंने केवल उस मुकदमे पर निर्भर न रहा। हो सकता है विश्वास ढक गया हो कि करें ना करें, हमारी बात तो सुने, इन्होंने अपने स्वतंत्र रूप से एसएलपी लेकर के और अलग मुकदमा दाखिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। विश्वास, क्योंकि ऐसे लोगों की चीज था, पता नहीं क्या करेंगे लोग, रवैया देखकर इन्होंने पीछे चला गया और उनका अशफाक अहमद का मुकदमा जो था, अशफाक अहमद एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स, और एसएलपी डायरी नंबर 3658/2024, पटना हाई कोर्ट का मूल मामला CWJC 7824/2016, स्पष्ट दिख रहा है आपको, देख रहे हैं। और रिव्यू पिटीशन इन्होंने रिव्यू जो किया था 450/2018 में, जहां डिसीजन आया हाई कोर्ट का, रिजेक्टेड मामला, और उस समय इनका AOR अमित पवन और जिनको वकील रहे, एसएलपी के साथ निम्न अर्जियां दाखिल की। उन्होंने भी देरी की माफी की अर्जी लगाई, सर्टिफाइड कॉपी दाखिल करने में छूट की अर्जी लगाई, और आईए नंबर, चारों आईए नंबर जो देख रहे हैं आप, 4 छूट लगाई। दाखिल में छूट के लिए अतिरिक्त दस्तावेज, तथ्य और इलेक्शन रिकॉर्ड लेने की अनुमति भी लिया, चूंकि इनका विलंब जो हुआ था, और सारे रिकॉर्ड के लिए उन्होंने माफीनामा देकर और कोर्ट से अपना आदेश ले लिया। और इनका भी मुकदमा जो अशफाक अहमद का केवल किसी दूसरे मुकदमे में इम्प्लीमेंट और इंटरवेंशन नहीं है, उन्होंने अपना अधिकार और अपनी शिकायत के आधार पर अलग एसएलपी दाखिल किया है। यह ना खोजे इम्प्लीमेंट बीच में जाकर अपने को हम भी रहेंगे, ऐसा नहीं किया। ये स्वतंत्र जो है पिटिशनर है अशफाक अहमद, और इनका पूरा अपना अधिकार है कि हम अपना मुकदमा खुद भी लड़ सकते हैं अपने वकील का, किसी के इशारे पर नहीं चलेंगे। इसलिए अभी जो शिक्षकों से करोड़ों रुपया लेकर के 13 साल में, और जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं ही जो करूंगा, वह इस चीज को भूल गया। आज मूल बताने के ही कारण है कि हम बिहार 34/5 शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव होने के नाते मैं उन्हें समझाना चाह रहा हूं कि इनके साथ संगठन खड़ा है, और यही लीड मैटर होगा। मैं लड़कर भी दिखाऊंगा और विजय दिलाकर भी दिखाऊंगा, संकल्पित हूं इसके लिए, चाहे जो इसके लिए करना पड़े। अशफाक अहमद के मामले में 4 मार्च 2024 को नोटिस जारी किया गया सभी के लिए। 4 मार्च 24 को अशफाक अहमद एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में सुनी गई, और उस समय उनकी ओर से निम्न अधिवक्ताओं ने दर्ज किया। इनके साथ भी 4 अधिवक्ता देख लीजिए, अमित पवन, अभिषेक अमतांशु, आनंद नंदन, हसन जुबैर वारिस, सुश्री शिवांगी, श्री आकर्षण और श्री सुजीत सिंह रावत, इस सबने सुप्रीम कोर्ट में देरी माफी की अर्जी पर नोटिस जारी किया, और मुख्य एसएलपी में नोटिस जारी किया गया। और आपको आगे बता दें, अशफाक अहमद के मामले नंद किशोर ओझा का मुख्य मामला था डायरी नंबर 43/718 जो 23 में दाखिल हो चुका था। तो सबका मामला कानूनी भाषा में जो ट्रैक कहा जाता है कि एक ही मामला 4 आदमी हो, 10 आदमी हो, तो 10 आदमी हो और एक ही मैटर हो, एक ही सबका मिशन हो, एक ही लक्ष्य हो, तो अलग अलग मुकदमे चलेंगे तो कोर्ट का समय जाएगा, बर्बादी होगी, या कहीं कहीं मुकदमे में अलग अलग डिसीजन मिलेगा। इसलिए कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब एक ही सबका मिशन है, एक ही लक्ष्य है और एक ही मुद्दई है, मुद्दा है, तो एक जगह सारे मामले कर दीजिए और सब लोग एक जगह अपनी बात को रखेंगे, एक ही बार में सुन लिया जाएगा और डिसीजन जो होगा सब पर लागू हो जाएगा। इसलिए इस मामला को ट्रैक कर दिएगा। जिसको वो बोलता है कि हमारे साथ टैग है, मैं ही मुख्य हूँ, ऐसा नहीं है। अगर 4 भाई है और आपका छोटी बात हम सीखे सीधा, 4 भाई है, कमरे में बंद कर दे, एक आदमी कहता है कि जाने नहीं दे गेट से, मेरा है, तो ऐसा हो सकता है? चौथा ऑटोमेटिक कहेगा हटी आप नहीं जाएंगे तो हमको निकलना, हम निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे, वो बढ़ जाएगा। यही एक ट्रेड का क्लबिंग किया जाता है, एक साथ क्लब बना दिया गया कि आप आइए और लड़िए। इस भ्रम को तोड़ दीजिए कि वो अधिकार नहीं है, किसी का भी वकील बहस कर सकता है और मुकदमे को आगे ले जा सकता है। मित्रों,
अब देखिए नोटिस भेजने की आवश्यक प्रतियां समय पर दाखिल की नहीं हुई। जितना नोटिस किया गया सबको, कोई भी समय पर जो है अर्जियां दाखिल नहीं हो पाई, स्पेयर कॉपियां वहां दाखिल नहीं है कोर्ट को, जिसके चलते विलंब का कारण बना। इसी कारण देखिए 3 अप्रैल 24 को 3 अप्रैल 24 को रजिस्ट्रार ने कमी दर्ज की। 8 अगस्त 24 को जज इन चेम्बर्स ने कमी दूर करने के लिए 1 सप्ताह का और समय दिया कि आप जल्दी एक्स्ट्रा कर लीजिए। वही 15 अक्टूबर 24 को फिर 2 सप्ताह का समय दिया गया। उस वक्त भी नहीं कागज जमा कर पाए लोग, और पेपर नहीं जमा करने का देरी पर देरी आप खींचते गए। अशफाक अहमद मामले में 9वां पॉइंट सबसे जो मशहूर है, देखिए सर्विस पूरी करने में देरी हुई, इस तरह विलंब हुआ आपका मुकदमा। ऐसे नहीं, क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया समय लगता है। अब आप देखिए गौर से, अशफाक अहमद का 9वां पॉइंट कह रहा है कि अशफाक अहमद के मामले में अनावश्यक उत्तरदाताओं को हटाया गया। अब जो लोग अर्जी पेपर से नहीं दाखिल कर पाए या नोटिस के बाद भी नहीं गए, तो उन्होंने कहा पहले से कम, क्योंकि 66 उत्तरदाता बनाए गए थे, इतने अधिक उत्तरदाताओं को बार बार नोटिस करने में कठिनाई होती थी, और सब लोग कोई लिया कोई नहीं लिया, पहुंचा नहीं पहुंचा, मुकदमा देर हो रहा था। इसलिए 7 मार्च 25 को सुप्रीम कोर्ट के जज इन चेम्बर ने रिस्पोंडेंट 5 से 66 तक को हटाने की अनुमति दे दिया कि नहीं इसको हटाओ, इसके चलते विलंब हो रहा है, और मुकदमे में जो है वो सामने आए और अपनी बात को रखें। इस अनुमति मिलने के बाद याचिकाकर्ताओं ने अपने जोखिम पर दी और काउज टाइटल में आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया। इसके बाद मुख्य रूप से रिस्पोंडेंट नंबर 1 से 4 ही मामले में बचे। इसमें अनावश्यक उत्तरदाताओं को नोटिस भेजने की समस्या कम हुई और आपका मामला आगे बढ़ गया। बहुत अच्छा हुआ, 4 ही रिस्पोंडेंट हो गए। अब उसके पीछे जो लोग रहे इंटरवेनर और अपना बात रखेंगे, तो अब आपका एक रास्ता यहाँ से खुल गया। यह अक्टूबर का मामला था 24 में, और सभी जुड़े मुकदमे की आगे कार्रवाई शुरू हुई यहां से। ये आपके 24 अक्टूबर जो था, 15 अक्टूबर 2024 से जब सबको हटा लिया गया, तब आपका टैग्ड मैटर शुरू हो गया और मुकदमा शुरू हो गई। 10वां पॉइंट जो कह रहा है मुकदमे से आगे कार्रवाई में, आप देखेंगे कि एक पक्ष की ओर से आईए नंबर 58/834 दाखिल करके मुख्य मामले को दूसरे जुड़े हुए मामले से अलग करने की मांग की गई इसमें। लेकिन 2 अप्रैल 2025 को कोर्ट ने कहा कि सभी मामलों में मुद्दे समान है, इसलिए मामले को अलग करने से इनकार कर दिया। यद्यपि देखिए 58/834 जो था, ये आज भी अलग करने की कोशिश की है, लेकिन कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, सब एक साथ रहें, समय कोर्ट का जाया न करें। इसमें स्पष्ट हो गया कि अशफाक अहमद का मामला नंद किशोर ओझा और अन्य संबंधित मामलों के साथ ही चलेगा। स्पष्ट हो गया। अब इसमें कहीं से कोई समस्या नहीं है कि चलिए यही मामला चलाएंगे। अब देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, 11वां पॉइंट कर रहा है, वर्ष 2025 में मामले की संयुक्त सुनवाई आगे बढ़ गई। अब जब क्लियर हो गया, कार्रवाई शुरू हो गई, पोर्टल पर केस आ गया, तो अपने आप मुकदमा पढ़ने लगा, जिसमें 4 गो डायरी सामने आया। देखिए डायरी नंबर 43/818 जो 2023 नंद किशोर ओझा है, और 32/100 जो है इस मोहम्मद है, और 58/37 जो है 24 ये है जुगल किशोर जी बनामन्य, और डायरी नंबर 36/58/2024 है अशफाक अहमद। ये 4 डायरियां, 4 नंबर्स आपके साथ टैग्ड है और चारों चलने लगे एक साथ। मुकदमा अब लाइन पर आ गया। आगे क्या हुआ आप गौर कर देखिए। अब देखिए मामलों का पहली 22 जुलाई 2025, फिर 29 जुलाई 2025। यहां देखिए गौर से, 22 जुलाई 2025, 29 जुलाई 2025, उसके बाद 18 अगस्त 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया था। तारीख लग गई, ये 3 तारीखें लगी, तीनों बार जो है आपने उस पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया, ना बहस हुआ। इन सुनवाइयों में अलग अलग पक्षों की ओर से कई वरिष्ठ अधिवक्ता, एओआर, इम्प्लीमेंट, इंडिवेंशन, एप्लीकेंट का अधिवक्ता उपस्थित हुए, लेकिन कोई भी कार्रवाई आगे नहीं हो पाई। अगला देखिए क्या हुआ। तारीख 3 बढ़ने के बाद 22, 25 और 29 जुलाई सुप्रीम कोर्ट ने लीव ग्रांट कर दिया। लीव ग्रांट करने का, लीव का अर्थ होता है कि आपको अनुमति दे दिया कि अब ये मामला स्पष्ट हो गया, रेगुलर मोड पर आ गया, रेगुलर सुनवाई के लिए आप आ सकते हैं और अपना मामला रखिए।
लीव ग्रांट हो गया 18 अगस्त 2025 को, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को कर दी। सरल भाषा में इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल एसएलपी के स्तर पर नोटिस देकर मामला लंबित नहीं रखा, बल्कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नियमित सिविल अपील सुनने की अनुमति दे दी कि हाई कोर्ट में जो भी कहा उसके खिलाफ जो आप आए हैं जल्दी अपना सुनवाई दीजिए और अपना वकील रखकर बहस कराइए। लेकिन अशफाक अहमद का मामला बना सिविल अपील नंबर 10/921 10/922, इसी में मामला बना इनके ओझा का। जो देखिए ये चारों लोग को गौर कीजिए, चारों का नंद किशोर ओझा का डायरी बना, मामला कितना 43/818, सिविल अपील नंबर 15/179 1/15/81 25। दूसरा जो डायरी नंबर 32/100 बना इस मोहम्मद, ये सिविल अपील है 15/181 15/182, ये दोनों साथ थे 79 80 81 82। और तीसरा जो मामला है एसएलपी में 5837 जो जुगल किशोर वगैरह है, ये सिविल अपील था 10/920 और हम लोग उसके साथ जुड़ गए अशफाक अहमद का 36/5824 में, तो इनका अपील था 10/921 और 22 10/920 10/921 और 22 है। ये मिल कर आपका कोर्ट में शुरुआत हो गई और मुख्य नंद किशोर ओझा की सिविल अपील्स को 24 दिसंबर 25 को सिविल अपील्स के रूप में पंजीकृत कर दिया गया, अर्थात लीड मैटर के रूप में इनके ओझा का आगे लाया गया और सबका मामला एक साथ ले लिया गया। अब इसमें कहीं भी कोई मामला ऐसा नहीं रह जाता है कि बहस हम न करें। 13वां मैटर देखिए गौर से, 29 जनवरी 2026 को सभी, तो 29 जनवरी 2026 को क्या हुआ गौर करिए। 13वां लाइन पर सिविल अपील सुप्रीम कोर्ट में एक साथ लगी, इनमें अशफाक अहमद सिविल अपील नंबर 10/921 22 भी शामिल था, अर्थात 29 जनवरी 2026 को मामला लग गया था कोर्ट में, तारीख पड़ गई थी और सब साथ में थे। उस दिन अपीलकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता उपलब्ध नहीं थे। यही जो मामला गड़बड़ होता है, जो फाइनल था, जिस दिन कोर्ट ने आपको लीव ग्रांट कर दिया लिपिटिशन, उस दिन आपका मामला फाइनल था, बॉस हो गया होता, तो 29 जनवरी 2026 को भी आपका डिसीजन आपके हाथ में आ गया होता, खुशियां लौट गई होती, जो भी होता क्लियर था, कोर्ट अपने आप से रेडी था, रेगुलर चीज ला दिया था। लेकिन 29 तारीख को क्या किया गया कि हमारे सीनियर वकील मौजूद नहीं है, हुजूर समय दे दिया जाए, तो आपका लेकर लंबित मामला समय ले लिया गया। और उस दिन अपीलकर्ताओं ने क्या किया, उपलब्ध दस्तावेज 11 फरवरी 2026 की कार्रवाई का आदेश नहीं है। अब 29 जनवरी के बाद दूसरा जो डेट पड़ा 11 फरवरी 2026 की, उस दिन कुछ भी जो है मामला कोर्ट में कुछ भी अपना आदेश या किसी तरह का कोई दाखिला कोई बात नहीं दिया गया। अब सोच लिए कितनी बड़ी, कोर्ट ने आपको डेट दिया 11 फरवरी को आइए, 29 नहीं चुक गए तो 11 को आइए, 11 में कोई भी जवाब कोर्ट को नहीं दिया गया है, ना उसका मामला भी स्पष्ट दिखलाई दे रहा है। आप इसे गौर करके देखिए कि यहाँ क्यों नहीं कोई जवाब है। किसी, जब इतने वकील हैं, इतने एओआर हैं, किसी ने कोई जवाब उसमें क्यों नहीं लगाया कि हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई जवाब इसका नहीं अभी तक ले स्पष्ट पोर्टल पर दिखला रहा है। अब अधिवक्ता बदलने का नया वकीलनामा दाखिल करते, जब ऐसी स्थिति आ गई कि कोई रिस्क ले जवाब नहीं दे रहा है, तो बहुत लोग जग गए थे, बहुत लोग पूछना शुरू किए क्या हो रहा है, उबिया कहते, तो अब नए संगठन का निर्माण लोग जुटने लगे, हम लोग पूछे खुद हम लोग लड़ेंगे। इस क्रम में बीच में एक और भी आया, हम लोग संगठित होकर एक मंच तैयार किए और कोशिश ले गए सुप्रीम कोर्ट में कि हम लोग खुद मुकदमा को लड़ेंगे। लेकिन मित्रों, बहुत बड़ा विश्वासघात आपके साथ भी हुआ। एक से कहा गया कि ताड़ से गिरकर खजूर पर अटक गए, तो एक काटे के बदले हजारों काटे का और दर्द बढ़ा, वही हाल हम लोग खजूर पर अटक गए थे। लेकिन फिर भी हम लोग हार नहीं माने और इस तरह से इन विश्वासघातियों को, जिनके मानसिक स्थिति क्षीण है, जिनके अंदर लालच और लोभ इतना कूट भरा है कि वो सारी कुछ भूल गए, माँ बहन बेटी सब दांव पर लगाने को तैयार हैं, पैसा के आगे उनको लिए कुछ भी नहीं, किसका दर्द कौन मौत ये सब कोई मायने नहीं रखता। ऐसे लोग जो अपने इंसान कहने का हक नहीं है, वह मसीहा बनने की कोशिश किया। खैर, पर्दा हटा, अंधेरा छटा और फिर एक नया उदय हुआ संगठन ऑथराइज बनाने का कि अब इस पर विश्वास करें, जिसका नेतृत्व हम लोगों ने खुद किया। मैं सवान पीएम प्रताप, माननीय श्री पारसनाथ संघ जी, हमारे वयोवृद्ध नेता श्री चंद्रमोहन त्रिपाठी जी जो 80 वर्ष के हो गए, कैंसर से पीड़ित, वाइफ हस्बैंड दोनों, फिर भी जंग लड़ने के लिए आज भी खड़े हैं कि मेरे नाम से मुकदमा से हम पीछे नहीं हटेंगे, अंतिम सांस पर भी और अड़े हुए हैं हमारे अध्यक्ष महोदय। और हमारे शेर की तरह लड़ने वाले जगमोहन सिंह
जो अभिभावक के रूप में खड़े हैं। साथ में हमारे राजीव जी, उसके बाद धर्मेंद्र सिंह जी, शैल कुमारी जी जो वैशाली से हैं, बहुत से जयराम सिंह जी, और ये अरविंद जी के सलाह जयराम सिंह जी भी साथ में हैं, धीरेन्द्र सिन्हा जी हैं, और बहुत से ऐसे मित्र लगे हुए, अनंत कुमार जी हैं। ऐसे सारे मित्रों ने कमर कस लिया कि जो होगा जिस तरह से होगा हम लोग खुद लड़ लेंगे, अपने बल पर लड़ाई लगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। कमर कस दिया। सुनो, मैंने संगठन का निर्माण कर दिया और आपका ऑथराइज संगठन अब जो है 34,540 शिक्षक संघ बिहार के नाम से, प्राथमिक शिक्षा बिहार के नाम से एकदम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हो गया। और अशफाक अहमद के अपना जो पटिशनर है, अशफाक अहमद को अपना संगठन ने हथियार बनाया और साथ में एकदम से उनका सहयोग लिया। अशफाक अहमद जी कमर कस लिए कि मैं न्याय के साथ हूं, आप लोग लड़ाई लड़िए, हम एकदम साथ हैं और सही लड़ाई है तो हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। उनका कमर कसा, संगठन खड़ा हो गया है। और आज कहा कि वकील को बदलिए, जब नहीं कोई जवाब देगा तो हम अपना वकील रखेंगे। इसी क्रम में हम लोग अशफाक अहमद जी और अन्य SLP के शुरू श्री अमित पवन जी थे, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में उनका मामला था, उनसे NOC लेकर के और हम लोगों ने माननीय अधिवक्ता आकर्षण आदित्य जी को इस कोर्ट में दाखिल कर दिया गया। अब हमारे मामला को वही आकर्षण आदित्य जी वकालतनामा लेकर के और ठीक 1 जुलाई 26 को मेंशन कर दिए और जाकर कोर्ट में अपना वकालतनामा दाखिल करके अब केस को सीरियल से देख रहे हैं। आकर्षण आदित्य का सुप्रीम के रिकॉर्ड पर है ऑलरेडी, अब सब आप देख रहे हैं। अब जल्द सुनवाई के लिए अर्जी 15वां जो पॉइंट है सब देखिएगा, 22 जुलाई 2026 का आदेश। हम लोग अप्रैल में 29 अप्रैल को अर्ली हियरिंग का एक एप्लीकेशन उधर से डाला गया। अशफाक अहमद जी की तरफ से भी हम लोग अर्ली हियरिंग के लिए मुकदमे डाल दिए थे, डालने ही जा रहे थे, तब तक कुछ विवाद जो हो गया विश्वासघातियों के चलते, नहीं तो आज हम लोग मुकदमा एकदम अपने समय पर करवा दिए होते या कोई ना कोई रिजल्ट हमारे सामने आ गया होता। तो इतना समय जो 3-4 महीना बर्बाद हुआ, अब तक मुकदमा आपके पोर्टल पर होकर डिसीजन आपके हाथ में होता। लेकिन मित्रों शायद समय कोई मंजूर नहीं था और कुछ हाथों धपेरा खाना था, इसलिए हम लोग चारों तरफ से ठक ठठाकर अब खड़े हो गए हैं और अब पीछे हटने का बात नहीं है। हमारे अमित पवन जी से हटा करके आकर्षण आदित्य जी बागडोर संभाल लिए हैं और साथ ही साथ इनके साथ भी बहुत बड़ी अच्छे अधिवक्ता भी साथ में हम लोग बात कर चुके हैं। मैं बताऊंगा आगे उनके विषय में आपको, उनकी क्या ख्याति है, कितने अच्छे लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऐसे कोई भी अधिवक्ता जूनियर हो सीनियर हो कमजोर नहीं होता, अपने आप में वो ऑनर है ना, ऑनरेबल है। इसलिए मित्रों कोई छोटा किसी को बड़ा नहीं, आपका केस का पॉइंट छोटा और बड़ा होता है और आपके केस में मेरिट है, कहीं से कोई हारने की गुंजाइश नहीं लग रही है। इसलिए विश्वास रखिए हम लोग जीतेंगे, बस जरूरत है पोर्टल पर लाकर उसको बहस कर देना और इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हो गए। देखिए अगला चरण में अपील उन्होंने कर दिया। अब अशफाक अहमद का जो मैटर था ये 22 जुलाई को जो हुआ, सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात देखिए आपका 22 जुलाई 24 को आपका AI ने टेंटेटिव डेट डाल दिया, दिखलाने लगा, चूंकि अर्ली हियरिंग का मैटर आपके सामने था। एक मोशन हियरिंग का भी मामला आपके सामने तीसरा को डाला है, वो बताऊंगा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन देखिए 22 जुलाई को 24 जुलाई को डेट निकल रहा था, अब 22 जुलाई को एक पिटीशन आर्गुमेंट लग जा रहा है चीफ जस्टिस के यहाँ। क्या तो आर्गुमेंट जो लगा था अर्ली हियरिंग का वह चीफ जस्टिस 1 में चला गया है, उनका आदेश पर उन्होंने मांग लिया है और उस कोर्ट में लग गया है। कोर्ट 2 के लिए हमने आर्गुमेंट लगाया था अर्ली हियरिंग का कि डेट हमारा फिक्स कर दिया जाए, लिस्टेड कर दिया जाए, हम बहस के लिए तैयार हैं। वैसे भी अर्ली हियरिंग का मतलब हुआ कि हम पूर्णतः तैयार हैं। हजूर हमारी बात को सुनिए, तो आपको लिस्टेड करना, सिर्फ लिस्टिंग के लिए आपको आर्गुमेंट लगाना था कि हमारे केस को उसी तारीख पर लिस्टेड कर दिया जाए, हम सुनवाई करेंगे, हम लोग बहस कर लेंगे। लेकिन आपका आर्गुमेंट क्या तो अर्ली हियरिंग का केस 1 नंबर कोर्ट में चीफ जस्टिस के बेंच पर चला गया है और वहां सुनवाई है। कोर्ट नंबर 2 से चीफ जस्टिस के कोर्ट में जब आपका चला गया, ये आइए नंबर 13 29 51 जो 2026 जो दाखिल किया था 29 अप्रैल को। अब मुख्य न्यायाधीश देखिए न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति V मोहाना के
अब पीठ पर गया, पहले 1 नंबर पे पड़ा, सुनवाई के लिए उन्होंने जज बैठे भी और 22 तारीख को डेट दिए, 24 हटाकर 22 को फिक्स हो गया कि मैं वहां जहां बस बात रखनी चाहिए कि दूर ये ऑलरेडी कोर्ट 2 में चल रहा है, मुकदमा रेगुलर मोड में होकर फोटो सूझ रहा है, उसको वहां पर डेट क्लियर कर दिया जाए ताकि हम लोग बात को सुने। ऑलरेडी इस बात को कहा जाए कि पहले से ही चल रहा है कोर्ट 2 में और लिस्टेड भी है, हो चुका है, किसी कारण से उतर गया है, उसको रख दिया जाए और सुनवाई किया जाए। लेकिन यहाँ कोई बोर्ड अपील नहीं की गई और कोर्ट ने सुना ठीक है इसको सुनवाई कर लिया जाए, जो मेंशन जो किया गया था चीजें वह देख करके जज ने उसी दिन ओवर कर दिए, केस की सुनवाई पूर्ण कर दिए। नहीं ठीक है, केस इज ओवर करने का मतलब केस की सुनवाई देख कर ली गई है, इसमें जो चीज होगा एज ऑन आरओपी अर्थात रिकॉर्ड ऑन प्रोसीडिंग में दे दिया गया, जहां पर प्रोसेस के लिए लगा दीजिए, इसमें जो प्रोसेस होगा उसको देख करके काम को पूरा कर देंगे। यही उच्च ऑर्डर था आरोपी। अब देखिए उस दिन जब डेट फेल कर गया, 22 जुलाई सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस के यहाँ कोई डेट बात पड़ता न पड़ता, आपका एआई ने 6 अगस्त का डेट फिक्स दिखा दिया। 6 अगस्त को दिखला रहा था तो भी मेरे पास था कि वो जो गया है आदेश सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस आर्गूमेंट है कि हमारा 6/8 को जो आ रहा है हजूर उसी को फिक्स कर दीजिए, उसको लिस्टेड कर दीजिए, हम लोग बस करेंगे। 6 अगस्त को ठीक डेट आते हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि चलो अब लिस्टेड के लिए कोई ना कोई बात आदेश आ जाएगी, तो 4 अगस्त को आ रहा है क्या, तो अब वहां से आदेश आया है अभी डिमांड के लिए, चलो प्रोसीडिंग में डाल दीजिए। प्रोसीडिंग में प्रोसेसिंग के लिए मांगे हैं रिकॉर्ड, यहाँ से कोई रिकॉर्ड कहीं दिखा नहीं रहा है, लेकिन उनके पोर्टल पर जब है तो खुद ही प्रोसीडिंग में डाले, जो करना करेंगे, कहीं डिमांड तो है नहीं, उनके पास सारा कुछ है, ऐसा नहीं था। लेकिन ये डाला गया था कि 6 तारीख को डेट इसका दिखला रहा है टेंटेटिव, उसको डेट रख दीजिए, हम सर तैयार हैं। तो शायद आपके मामले में कुछ दूसरा रंग आता, क्या किसी बेंच पर देते, 2 में जब सुनवाई चल रही है तो दूसरा बेंच देने का सवाल नहीं उठता सुप्रीम कोर्ट में, पूरी चांस है कि फिर उसी बेंच पर जाया गया, स्वयं चीफ जस्टिस अपने पास रखकर सुन ले। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और 6 तारीख का जो डेट था टेंटेटिव जो था वह संभावित का संभावित बनकर आ गया, फिक्स नहीं हुआ। बहुत मित्र पूछते हैं 6 तारीख को क्या हुआ, अरे जब आपका डेट ही नहीं है, टेंटेटिव का मतलब संभावना है, वो संभावित फिक्स नहीं है, होगा भी नहीं होगा भी, दिखावे के लिए है, हाथी के दांत खाने के लिए नहीं है। तो उस दिन वो 6 तारीख भी आपका कैंसिल हो गया। 4 तारीख को ऑर्डर दिखलाकर 6 तारीख वाला केस कैंसिल, तारीख चला गया। अब है बेंच वो रजिस्ट्रार के यहाँ चला गया, रजिस्ट्री ऑफिस पर डिपार्टमेंट में आपका ऑर्डर चीफ जस्टिस का उसके पोर्टल पर है। अब आप प्रयास जितना जल्दी करिएगा कि भाई पोर्टल से जल्दी ऑर्डर निकल जाए या बेंच निर्धारित हो जाए, कब ना आपका तारीख की बात आएगी लिस्टेड की, अभी वहीं पर मामला पड़ा है। अब आपका प्रयास है हमारे वकील का कि वहां रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्ट्री से अपने आदेश की कॉपी को जल्दी आर्गूमेंट लगाकर निकलवाया जाए या रिक्वेस्ट किया जाए कि इस बात को सुन ले, तब हो सकता है चांसेज आपका भविष्य में सुनवाई की लेट पड़ जाए। अब देखिए अस्फाक का मैंने अपना अलग SLP दाखिल कर दिया है और 4 मार्च 24 को जो नोटिस जारी हुआ था नंद किशोर ओझा, उसके मामले में जोड़ दिया गया, 66 से 67 25 को हटा दिया गया और 18 25 को लीव ग्रांट की गई। ये समरी क्लियर है सामने आपका। अगला नोट थी इम्प्लीमेंट और इन्वेंशन का। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्फाक अहमद अपना स्वतंत्र मुकदमा सुरक्षित और लंबित है, वह किसी दूसरे व्यक्ति केवल इम्प्लीमेंट और अप्लीकेंट नहीं है, कैसा नहीं है, लीव ग्रांट हो चुके हैं और मामला अब नियमित सिविल अपील के रूप में अंतिम सुनवाई के लिए प्रतीक्षा में। देखिए गौर से स्पष्ट लिख दिया सभी उपलब्ध रिकॉर्ड में अगली अंतिम सुनवाई की निश्चित तारीख दर्ज नहीं है। आपके जो मुकदमा में जो चीज है सब देख लीजिएगा, कहीं से भी कोई निश्चित तारीख निश्चित नहीं है। अब महत्वपूर्ण बात यही है कि ग्रांट हो चुकी है नियमित के लिए, कि हम कभी भी बहस आपकी हो सकती है तारीख पढ़ने की, और उसके लिए सिविल अंतिम सुनवाई की प्रतीक्षा हम लोग कर रहे हैं और आप इंतजार करिए, जो तारीख अगला पड़ेगा उस पर बहस होगा, वो फाइनल होगा। अगला नोट जो आप देख रहे हैं यही आपका मूल रूप से मामला है। और अभी तो आपको बता दें जो कह रहे कि एनके ओझा नंद किशोर जी मामले में कितने लोगों को पेटिशनर बनाए हैं, कितने आए हैं, आप वो भी देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। इसमें वो सारे चीजें देखिए, ये है हमारे नंद किशोर ओझा जी के द्वारा जितने इंटरवेनर बनाए गए हैं
उनका IN नंबर है। उसमें कितने लोग हैं IN में, आप इसको चाहें तो एक एक करके आइए से निकाल सकते हैं कि कितने लोगों का इंटरवेनर बनाए हैं। मेरा है कि नहीं है, आप अपने वकील से अपना IN नंबर इतना है, मैंने नोट्स में भेज दिया है, देख लीजिएगा। अब आप अपना देख लीजिए, किसी एक व्यक्ति को IN मिला हो नंबर, तो आप उससे IN नंबर से पहले देखिए 4-6 जो देख रहे हैं कामाक्षी, ये 6-7 लोग आज जो है ये सब वकील हैं, इनके नंबर से भी IN बना, खुद दाखिल किए हैं। इनके पीछे हो सकता है इंटरवेनर हो, लेकिन ये सब वकील हैं। बाकी इसके बाद देखिए वकीलों के लिए साथ साथ रख करके और इन्हीं के नाम पर IN है, कुछ संयुक्त है कुछ सिंगल है IN। तो आप इस IN नंबर से चाहेंगे कितने लोग जो है पिटीशन में है इंटरवेनर है, आपको आसानी से मिल जाएगा कि कितना। अभी तक 22 IN नंबर इनके नाम पर है, 22 बार जो है इंटरवेनरी बनाए हैं, इंटरलोकेटिव एप्लीकेशन दिए हुए हैं। उसमें कई गो स्टे के लिए भी है, कई गो मामले के सुनवाई के लिए भी है, और कितने आर्गुमेंट भी है, और कितने में इंटरवेनर बनाए हैं आप इससे चेक कर सकते हैं। अभी तक स्पष्ट है 19 अर्जियां के स्टेटस में इंटरवेंशन और इम्प्लीमेंट के रूप में दिखाई गई है। IN नंबर 1495/225 और एक और दर्ज है। इस प्रकार कुल 20 जो है पार्टिसिपेशन एप्लीकेशन दिखाई देते हैं। उपलब्ध आदेशों स्टेटस रिपोर्ट में सभी अर्जियां वास्तविक एप्लीकेंट के नाम स्पष्ट नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ी चीज है कि सारे लोग का स्पष्ट नाम नहीं किया गया, वो है फाइल में पड़ा हुआ है, जरूरत होगा तो होगा, नहीं तो आप हैं, सुनते रहिए। इस तरह उपलब्ध आदेश में स्टेटस रिपोर्ट अर्जी के साथ क्लियर है कि KOR के नाम बताता है कि माध्यम से अर्जियां दाखिल गई। इसके बिना आइए डॉक्यूमेंट देखे एप्लीकेंट के नाम अनुमान से लिखना उचित नहीं होगा। अनुमान से आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको देखना होगा तो इन IN से आप सारी चीज निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। ये आपका कोर्ट का मामला है पूरा, और यही कहानी है आपकी पेंशन की 2013 से लेकर आज तक। दोस्तों आज आप कोर्ट में हैं और हम लोग खड़े हैं। अगला जो भी प्रोग्रेस होगा, जो भी डेट होगा, जो भी अपडेट जानकारियां होगी, आपको पुनः चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बार आपको जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक, जय पेंशन। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।